नमस्कार बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। ये जो सीरीज हमने शुरू की है, बिल्कुल नई सीरीज शुरू की है और ये हम कंप्लीट कर देंगे आपके नीट एग्जामिनेशन से पहले पूरी नीट की केमिस्ट्री इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चनेयर। ठीक है, बहुत आसान प्रश्नों से लेकर के बहुत कठिन प्रश्नों तक जाएंगे, उसमें एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी हम लोग इंक्लूड करेंगे। तो बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। आज हम लोग मोल कॉन्सेप्ट, मोलैरिटीज और लिमिटिंग और एक्सेस रिएजेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस को करेंगे और उन क्वेश्चंस को भी करेंगे जो बहुत फ्रिक्वेंटली पूछे गए हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सीरीज हमारी क्वेश्चन सीरीज होने वाली है और वी आर गोइंग टू कंप्लीट द होल सिलेबस। ओके, सो बहुत देर किए हुए, बिना देर किए हुए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन एंड दैट मोल कॉन्सेप्ट विथ अभय सर। पहला प्रश्न हमारा है कि इफ 1 ml ऑफ वाटर कंटेन्स 20 ड्रॉप्स। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज मैक्सिमम इन। किसमें वाटर का मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा है? पहला है 18 ग्राम ऑफ वाटर। अगर 18 ग्राम वाटर ले लें तो हम इसका मोल निकाल सकते हैं। 18 ग्राम वाटर में 18 मोलर मास से डिवाइड कर देंगे तो इसका मोल आएगा 1 मोल। और 1 मोल में नंबर ऑफ पार्टिकल कितना होगा? Na के बराबर। तो पहले वाले क्वेश्चन में नंबर ऑफ पार्टिकल होगा Na के बराबर। दूसरा जो है वो 18 मोल है। 18 मोल में नंबर ऑफ पार्टिकल कितना होगा? 18 इंटू Na के बराबर। तीसरा ले लेते हैं 18 मॉलिक्यूल, तो ये तो खुद 18 मॉलिक्यूल हो गया। और चौथा है 1.8 ग्राम। तो 1.8 ग्राम को अगर हम मोल में बदलेंगे तो 1.8 डिवाइडेड बाई 18 मोल, इसमें कितना होगा? इतना मोल होगा। और नंबर ऑफ पार्टिकल निकालेंगे तो 0.1 इंटू Na पार्टिकल होगा। तो पहले वाले क्वेश्चन में अगर आप देखें तो पहला वाला क्वेश्चन जो है उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल कितने आ रहे हैं? पहले वाले में Na आ रहा है, दूसरे में 18 Na आ रहा है, तीसरे में 18 मॉलिक्यूल ही आ रहे हैं और चौथे में जो मॉलिक्यूल आ रहा है 0.1 N। तो सबसे क्वेश्चन क्या है कि नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज मैक्सिमम किसमें सबसे ज्यादा होगा? 18 Na में। तो आपका ये वाला ऑप्शन सही होगा, 18 मोल। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। अगर इसमें पूछ देता कि नंबर ऑफ एटम किस में ज्यादा होगा तो हम नंबर ऑफ एटम या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी काउंट कर लेते। अगले क्वेश्चन में हम इनको देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखिए, इफ 1 ml ऑफ वाटर कंटेन्स 20 ड्रॉप्स। 1 ml पानी ले लिया हमने और उसमें 20 ड्रॉप बना ली और फिर उसमें कह रहे हैं द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 1 ड्रॉप। एक ड्रॉप में कितना मॉलिक्यूल होगा? तो 1 ml से हमने 20 ड्रॉप बनाई, तो एक ड्रॉप कितने ml के बराबर होगा? 1 ड्रॉप विल बी इक्वल टू 1/20 ml। यानी एक ड्रॉप का वॉल्यूम कितना आ गया? 1/20 ml। अब 1/20 ml में कितने मोल होंगे अगर वो मुझे पता चल जाए तो मैं नंबर ऑफ पार्टिकल या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या कर सकता हूं? निकाल सकता हूं। यानी मुझे इसको मोल में बदलना है। इसको किस में बदलना है? मोल में बदलना है। तो मोल में कैसे बदलेंगे? मोल में बदलने के लिए यहां देखेंगे कि आप कंफ्यूज नहीं होना। अगर यहां एसटीपी भी लिख देता तब भी यहां वॉल्यूम देख करके आपको कंफ्यूज नहीं होना है। वाटर की जो डेंसिटी होती है वो दिया नहीं है यहां पे, लेकिन इट इज अंडरस्टूड इट इज 1 ग्राम/ml। तो यहां वॉल्यूम देख करके 22.4 लीटर से डिवाइड करके आप उसको मोल में नहीं कन्वर्ट करेंगे। इस वॉल्यूम को आप किस में बदल देंगे? मास। क्योंकि 22.4 लीटर से डिवाइड करके मोल निकालने का जो तरीका था वॉल्यूम में, वो सिर्फ गैसियस के लिए सही होता था, लिक्विड के लिए सही नहीं है। और वाटर क्या है यहाँ पे? लिक्विड। तो 1/20 ml एक ड्रॉप का जो वॉल्यूम है वो है 1/20 ml। और चूंकि वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम/ml है, देन इट विल बिकम 1/20 ग्राम। जितना ml है उतना ही ग्राम होगा, क्योंकि डेंसिटी 1 है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/20 क्या आ जाएगा आपका? ग्राम। अब इसमें मुझे क्या निकालना है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो इसका मैं निकाल लूंगा नंबर ऑफ मोल्स। एक ड्रॉप में कितने मोल होंगे वो निकाल लूंगा, मास अपॉन मोलर मास। सो इट विल कम 1/360। ये नंबर ऑफ मोल आ गए। अब मैं, ये क्या है? नंबर ऑफ मोल। अब इसमें मैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है तो एवोगैड्रो नंबर से क्या निकाल कर दूंगा? मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा।
तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल्स विल बी इक्वल टू 1/360 मल्टीप्लाइड बाई एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। अब ये मल्टीप्लाई करके आप देख लीजिए, मैं करके दिखा देता हूं आपको कि कितना आ जाएगा। 6.022 यानी ये फाइनली डिवाइड करके कितना आएगा, 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाई 360। 6.022 डिवाइडेड बाई 360, इट विल कम, ये जो टर्म आएगा ये आएगा 0.0167 इंटू 10⁻23। यहां पे डेसिमल लगा दो 1.6 इंटू 10⁻21। ठीक है, यहाँ दो प्लेस पे डेसिमल हटा देंगे, 1.67 इंटू 10⁻21, यानी ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा, सी वाला ऑप्शन सही होगा। बहुत ही अच्छा सवाल है। यहाँ पे वॉल्यूम देख करके आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एक मोल में 22.4 लीटर होगा, लेकिन वो सिर्फ किसके लिए होगा, गैसियस के लिए, और वो भी किस पे होगा, एसटीपी पर होगा। यहाँ लिक्विड के लिए ये सही नहीं होता है। तो मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आया होगा। अच्छा क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लाइटेस्ट, इनमें सबसे हल्का कौन है। देखिए भाई कि इसमें सबसे हल्का कौन है। पहला है 0.2 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो अगर मैं ले लूं, थोड़ा सा ये बड़ा कर लेता हूं, 0.2 मोल ऑफ हाइड्रोजन, एक मोल हाइड्रोजन का मास कितना होगा, 2 ग्राम। तो 0.2 मोल हाइड्रोजन जो होगा वो 2 से मल्टीप्लाई कर दो मोल को मोलर मास से, तो इट विल कम 0.4 ग्राम। भाई लाइटेस्ट मतलब कौन, किसका मास सबसे कम होगा। दूसरा है 6.23, एक्चुअली इट शुड बी 6, चलिए 6.023 होना चाहिए। 6.023 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, N2 की बात हो रही है कि अगर मैं इतने नाइट्रोजन मॉलिक्यूल ले लूं, 6 पॉइंट, ये लिखने का मिस्टेक है, 6.023 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स है। तो आपको पता है कि 6.023 इंटू 10⁻23 रहता तो 1 मोल के बराबर होता, 10⁻22 है तो 0.1 मोल के बराबर होगा, यानी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.1 मोल। इन मॉलिक्यूल्स से मुझे क्या निकाल लेना है, मोल। कैसे निकाल लूंगा, एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दूंगा, Na से डिवाइड कर दूंगा, इट विल कम 0.1 मोल। और इसको ग्राम में बदलना है तो इसके मोलर मास से, नाइट्रोजन के मोलर मास से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। नाइट्रोजन का मोलर मास कितना है, 28, तो 28 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इट विल कम 2.8 ग्राम। तीसरा 1 ग्राम ऑफ सिल्वर, सॉरी 0.1 ग्राम ऑफ सिल्वर, तो ये तो सीधे सीधे ग्राम में दिया हुआ है, ये हो ही जाएगा 0.1 ग्राम। और चौथा 0.1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन का 0.1 मोल है तो ऑक्सीजन के मोलर मास से क्या कर देना है, मुझे मल्टीप्लाई कर देना है, तो ग्राम आ जाएगा। ऑक्सीजन का मोलर मास O2 है, देन इट विल बी 32, इट विल कम 3.2। तो आपको चारों ग्राम मिल गए, एक हो गया 0.4, एक हो गया 2.8, एक हो गया 0.1 और एक हो गया 3.2। कौन सबसे लाइटेस्ट है, देख के आप पता कर लीजिए सबसे लाइटेस्ट कौन है। सबसे लाइटेस्ट ये सिल्वर, थर्ड वाला ऑप्शन आपके लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 18 ml ऑफ वाटर। ये देखिए बार बार वाटर का वॉल्यूम दे रहा है और आपको कंफ्यूज नहीं करना। अगर यहाँ एसटीपी भी लिख दे तब भी कंफ्यूज नहीं करना है, क्योंकि एसटीपी पे वाटर क्या होगा, लिक्विड होगा। हम वाटर के लिक्विड की बात कर रहे हैं और लिक्विड के लिए 1 मोल का वॉल्यूम 22.1 ml, सॉरी 1 मोल अगर मैं लिक्विड ले लूं एसटीपी पे तो उसका वॉल्यूम 22.4 लीटर नहीं होगा। ये सिर्फ गैस के लिए एसटीपी पे सही होता है कि अगर मैं कोई भी गैस 1 मोल ले लूं तो उसका वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है। उसी चीज को ये बार बार कंफ्यूज कर रहा है वॉल्यूम दे करके। आप ये मत सोचिएगा कि अगर वॉल्यूम को 22.4 से डिवाइड कर दें तो मोल मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 18 ml ऑफ वाटर। तो इस वाटर के 18 ml में कितना इलेक्ट्रॉन है ये अगर मुझे पता करना है तो मैं इसको किस में बदल दूंगा, मास में। और मास पता चल जाएगा तो मास से मैं नंबर ऑफ मोल निकाल लूंगा और नंबर ऑफ मोल से फिर क्या निकाल लूंगा, नंबर ऑफ पार्टिकल। तो इसको मास में अगर बदल दूं तो चूंकि डेंसिटी जो होती है वाटर की 1 ग्राम पर ml होती है,
तो मास डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। यहां से मास इज इक्वल टू हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर ml इंटू वॉल्यूम ऑफ वाटर यहाँ पे जो दिया है 18, तो इसका मास आ जाएगा 18 ग्राम। सिंपल, अगर डेंसिटी 1 है वाटर के केस में, तो जो इसका वॉल्यूम होगा वही उसका मास होगा। तो यहाँ पर 18, मैं इस क्वेश्चन को अगर ये कर देता कि यहाँ 18 ग्राम लिख देता तो क्वेश्चन आसान हो जाता आपके लिए। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 18 ग्राम वाटर कर देता, तो पहले आप 18 ग्राम को किसमें बदलते, नंबर ऑफ मोल्स में। तो आप निकालते नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितना हो गया 18 डिवाइडेड बाय वाटर का मोलर मास 18, 1 मोल आ गया। ठीक है जी। अब इस 1 मोल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकाल लो, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल कितना होगा 6.023 इंटू 10⁻23, ये एवोगैड्रो नंबर के बराबर। लेकिन ये नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो एक वाटर मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इतने वाटर मॉलिक्यूल में 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 18 ग्राम वाटर विल बी इक्वल टू 10 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23, यानी ये हो जाएगा 6.023 इंटू 10⁻24। देखिए कोई ऑप्शन है, ये है तीसरा वाला ऑप्शन है। तो इस तरीके से आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं अगर मुझे पानी का वॉल्यूम दिया हुआ है तो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, which has the maximum number of molecules among the following। ऐसे क्वेश्चन देखो ये नीट में कई बार पूछे गए, लगातार पूछे जा रहे हैं, इसलिए ये क्वेश्चन की फ्रीक्वेंसी हमने आपको लिए बढ़ा दी है, और ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछे गए। Which has the maximum number of molecule among the following, इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल किसके पास है, तो सबके ग्राम दिए हैं, सबके मोल निकाल लो, फिर एवोगैड्रो नंबर से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, या जिसका मोल ज्यादा होगा उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या होंगे, ज्यादा होंगे। तो ये 44 ग्राम है। CO2 का मोलर मास कितना होता है 44, कार्बन 12 होता है, और ऑक्सीजन कितना होता है 16 2 जा 32। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 44 डिवाइडेड बाई 44, इट विल कम 1 मोल। तो इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितना होगा, एवोगैड्रो नंबर के बराबर। दूसरा देख लो 48 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन 48 है। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास अगर आप निकालोगे तो ऑक्सीजन होता है 16 16 2 जा 32, तो ये 2 ये 3, 1.5 मोल आ जाएगा, यानी 1.5 Na। तीसरे का निकाल लो, हाइड्रोजन का मास 8 ग्राम दिया है, हाइड्रोजन का मोलर मास 2 है, 4 मोल आ जाएगा। तो इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हो जाएंगे 4 Na के बराबर। SO2 का मास दिया है 64, SO2 का मोलर मास अगर आप निकालोगे तो सल्फर होता है 32, और ऑक्सीजन भी 16 दूनी 32, 32, 1 ऑक्सीजन 16, 2 ऑक्सीजन 32। ठीक है जी। तो ये हो जाएगा 64 डिवाइडेड बाई 64, इट विल कम 1 मोल एंड इट विल बी Na या 1 Na। अब पूछ रहा है कि विच वन हैज मैक्सिमम नंबर, तो ये Na है, ये 1.5 Na, ये 4 Na है, ये सबसे ज्यादा हो गया, ये Na है, यानी थर्ड विल हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है जी। अगला प्रश्न लेते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लाइटेस्ट, ये भी पूछा गया प्रश्न है, इसमें सबसे हल्का कौन है। तो देखिए 0.2 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस, इसका मास निकाल लो। लाइटेस्ट का मतलब सिंपल मास आपसे जानना चाह रहे हैं। 0.2 इंटू हाइड्रोजन गैस का मोलर मास 2, तो ये हो जाएगा 0.4। ये क्या है 6.023 इंटू 10⁻22, यानी ये इतना क्या है पार्टिकल है। इसमें मोल निकालोगे तो इट विल कम 0.1। कैसे, एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दो उसको, तो इट विल कम 0.1 मोल, और 0.1 मोल का मास निकालना पड़ेगा, इसको लिखना पड़ेगा कि ये क्या था, मिस हो गया है कहीं से। खैर चलो इसको हम लोग मान लेते हैं, इतना क्या है नाइट्रोजन मान लेते हैं। तो अगर इतना नाइट्रोजन मान लिया तो एक नाइट्रोजन का मोलर मास 14 है, तो दो नाइट्रोजन का मोलर मास कितना हो जाएगा 28
तो ये मल्टीप्लाई होके आ जाएगा 2.8 ग्राम। ठीक है जी। तीसरा सिल्वर है, 0.1 ग्राम है। सिल्वर का मोलर मास जो होता है 108 होता है, तो इसके नंबर ऑफ मोल निकाल लो। ये यहां मैं कर देता हूं, 0.1 डिवाइडेड बाई 108 इतना मोल आएगा, मल्टीप्लाइड बाई, भाई ये तो मोल आ गया, सॉरी ये तो सीधे ही ग्राम लिखा हुआ है, कुछ निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमको तो ग्राम ही चाहिए, तो ये ग्राम लिखा हुआ है, तो यहाँ सिंपल ये क्या हो जाएगा 0.1 ग्राम। चौथा देखो 0.1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, तो 0.1 मोल और एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 32, 16 2 जा 32, इट विल कम 3.2 ग्राम। और लास्ट है 1 ग्राम ऑफ वाटर, तो सिंपल सारे मासेस आपको दिख गए, 0.4 2.8 0.1 3.2 1, तो विच वन बी द लाइटेस्ट दैट यू कैन डू। अगला देखते हैं। हाँ ये अच्छा प्रश्न है। A gas mixture contains 50% helium and 50% methane by volume. What is the percentage by weight of methane in the mixture? अब वो कह रहे हैं कि भाई एक गैसियस मिक्सचर है, उसमें हीलियम है 50% ये है और 50% मीथेन है, यानी दो गैस है, एक हीलियम है और एक मीथेन है, कोई दिक्कत नहीं है। ये 50-50% है, मतलब जितना ये है इतना ये है, और ये ध्यान रखिएगा बाई वॉल्यूम दिया हुआ है, तो जो रेशियो बाई वॉल्यूम का होता है वही रेशियो बाई मोल भी होता है। रेशियो या परसेंटेज, वही रेशियो बाई पार्टिकल भी होता है, लेकिन बाई मास सेम चीज नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा। ये तीनों रेशियो सेम होते हैं। अगर किसी में 50% बाई मोल है तो 50% बाई वॉल्यूम भी होगा और 50-50% बाई पार्टिकल भी होगा, लेकिन मास का रेशियो 50-50% नहीं होगा। यहां देखिए अगर ये 50-50 है तो मान लो ये 1 है, ये 1 है, दोनों के क्या है नंबर ऑफ वॉल्यूम्स क्या है ये, अगर ये 1 लीटर मान लो तो ये 1 लीटर होगा। अब इसको मास में बदल देना है, अगर ये 1 लीटर है, ये 1 लीटर है, तो ये 1 मोल होगा, ये 1 मोल होगा। सिंपल, मोलर रेशियो क्या होगा वही होगा। अगर ये रेशियो देखें तो 1:1 का मोल में भी रेशियो होगा। अब इस मोल को किस में बदल दो, मास में, तो इसका हीलियम का मॉलिक्यूलर मास 4 होता है, तो मास का रेशियो क्या हो जाएगा, मास के हिसाब से जब रेशियो निकालोगे तब वो 1:1 नहीं होगा, तब मास के हिसाब से रेशियो हो जाएगा, ये मोल 1 मोल को इसको बदल दो 1/4, ये मोल है, सॉरी मास में बदलना है तो मोलर मास से क्या करना पड़ेगा, हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हम डिवाइड कर रहे हैं, गलती कर दी, मोलर मास से क्या कर देना है मल्टीप्लाई कर देना है, ये मोल है ये भी मोल है, तो इसको 1:4 कर दो और इसको क्या कर दो 1:, ये 12 4 16, तो मास का जो रेशियो आएगा वो मास का रेशियो हो जाएगा 4:16 या फिर 1:4। ये ध्यान रखना है कि मास का जो रेशियो होगा वो मोल के रेशियो से डिफरेंट होगा। मोल, पार्टिकल, वॉल्यूम, इन तीनों का रेशियो या परसेंटेज सेम होता है। तो हमको ये 50-50% दिया था, हम इसको 100-100 मान सकते थे, हमने 1 लीटर मान लिया। जो मोल का रेशियो होगा वही वॉल्यूम का रेशियो होगा, तो अगर ये 1 मोल होगा तो ये भी 1 मोल होगा, तो 1 मोल मान लिया। फिर इस मोल को हमने मास में बदल दिया, तो इसके मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दिया, इसके मोलर मास का मल्टीप्लाई कर दिया, तो अगर मोलर रेशियो 1:1 का है तो मास का रेशियो 4:16 का आ जाएगा। यानी अगर हीलियम उसमें 1 है मोल और मीथेन 1 मोल है, तो मास के हिसाब से हीलियम 1 ग्राम होगा और मीथेन कितना होगा 4 ग्राम होगा। बात समझ में आ रही है। ग्राम में अगर हम बात करें तो हीलियम 1, ये तो सिंपल आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर हीलियम 1 मोल है और मीथेन 1 मोल है तो हीलियम 1 ग्राम होगा, मीथेन कितना ग्राम होगा 4 ग्राम होगा। अब परसेंटेज पूछ रहा है, किसका परसेंटेज पूछ रहा है, मीथेन का पूछ रहा है, तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं, परसेंटेज ऑफ मीथेन विल बी इक्वल टू मास ऑफ मीथेन कितना है 4 अपॉन टोटल मास कितना है 1 + 4 इंटू कितना हो जाएगा 100, यानी 4/5 इंटू 100। सिंपल परसेंटेज निकालने का तरीका यही है, ये 20 से मल्टीप्लाई कर दो, इट विल कम 80%। कहीं पे है 80%, ये है भैया 80.03%। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन को क्या करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
20 gram of magnesium carbonate sample decompose on heating to give carbon dioxide, कितना दे रहे हैं, एंड 8.0 ग्राम ऑफ, कुछ गड़बड़ हो गया है, टू गिव, हम इसको ऐसा कर लेते हैं, सॉरी, इसको ऐसा कर लेते हैं, टू गिव 8 ग्राम, क्वेश्चन बना लेते हैं हम लोग अपने से, 8 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड कितने ग्राम दिया, 8 ग्राम, एंड 19 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, व्हाट विल बी द परसेंटेज प्यूरिटी ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट। फिर से देखते हैं, कुछ गड़बड़ हो गया क्वेश्चन में, रुकिए, क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ। 20 gram of magnesium carbonate sample decomposes on heating to give carbon dioxide and 8.0 gram of magnesium oxide, ये गायब कर देते हैं यहां से, 8.0 ग्राम ऑफ 19 नहीं ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, व्हाट विल बी द परसेंटेज प्योरिटी ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट इन द सैंपल। चलिए, क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ लग रहा है, हम लोग अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। इन हैबर प्रोसेस, ये देखिए, इन हैबर प्रोसेस 30 लीटर ऑफ डाई नाइट्रोजन एंड 30 लीटर ऑफ डाई हाइड्रोजन, हैबर प्रोसेस से हम क्या बना रहे हैं, अमोनिया बना रहे हैं। हैबर प्रोसेस का रिएक्शन क्या होता है, N2 प्लस 3H2 इज इक्वल टू 2NH3, ये तीनों गैसेस हैं। 30 लीटर हमने लिया डाई नाइट्रोजन और 30 लीटर लिया डाई हाइड्रोजन, ठीक है। द यील्ड ओनली 50% ऑफ एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट। अब 30 ml इसका लिया, यहां का लिया, मान लीजिए ये 30 लीटर, ये 30 लीटर, तो हम निकाल लेते कि कितना ये बन रहा है एक्सपेक्टेड, लेकिन वो कह रहे हैं कि जितना बन रहा है उसका 50% ही बना। तो पहले तो हम नॉर्मल निकाल लेंगे कि नॉर्मल कंडीशन में कितना बनता, फिर उसका 50% कर देंगे, और फिर बता रहे हैं कि कितना रिएक्शन मिक्सचर में कितना N2 रह जाएगा, कितना H2 रह जाएगा, और कितना क्या बन जाएगा, अमोनिया बन जाएगा। तो सिंपल पहले नॉर्मल कंडीशन में हम जान लेते हैं कि नॉर्मल कंडीशन में ये कितना कितना बनता। देखो, हैबर प्रोसेस क्या है, N2 गैस प्लस N2 प्लस H2 गैस इज इक्वल टू 2NH3 गैस। अब शुरू में हमने इसका लिया 30 लीटर और इसका भी लिया 30 लीटर। कितना अमोनिया बनेगा उसके लिए पहले हमको पता करना पड़ेगा कि इन दोनों में लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है। तो लिमिटिंग रिएजेंट के लिए इक्वेशन बैलेंस होना चाहिए, N2 प्लस 3H2 इज इक्वल टू 2NH3। यहाँ सिंपल दिख रहा है कि इसका अगर 1 मोल चाहिए, इसका 3 मोल चाहिए। बैलेंस्ड इक्वेशन तो यही बता रहा है। इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम बैलेंस्ड इक्वेशन से ये पता चल रहा है कि इसका 1 मोल इसके 3 मोल से रिएक्ट करेगा और इसका कितना बनाएगा, 2 मोल बनाएगा। अगर जो मोल का रेशियो है वही वॉल्यूम का भी रेशियो होता है, यानी इसका 1 लीटर इसके 3 लीटर से रिएक्ट करेगा तो इसका 2 लीटर बनाएगा। ये इंफॉर्मेशन हमको कहां से मिल रही है, इस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से ये इंफॉर्मेशन मिल रही है। अब हमको दिया हुआ है ये 30 लीटर और ये भी 30 लीटर दिया हुआ है, तो लिमिटिंग कौन सा होगा भाई, जब ये 30 लीटर यूज हो जाएगा, कौन सा, तो इसका सिर्फ 10 ही यूज होगा, क्योंकि इसका 3 लीटर जब यूज होगा तो इसका 1 यूज होगा। तो इसका जब 30 लीटर यूज हो जाएगा तो इसका कितना लीटर यूज होएगा, 10 लीटर। तो बचेगा कितना, ये यूज्ड है, तो ये कितना बच जाएगा, ये 20 लीटर बच जाएगा। यानी ये क्या है, एक्सेस रिएजेंट है, और ये क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट है। समझ में आ रहा है। निकालना कैसे होता है, अगर मास दिया हो तब मास अपॉन मोलर मास, और फिर उसको यानी नंबर ऑफ मोल निकाल के उसको स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो, जिसके लिए कम आएगा वो लिमिटिंग रिएजेंट है। अगर वॉल्यूम दिया है
तो वॉल्यूम में सिंपल स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो, जिसके लिए कम आएगा वो लिमिटिंग रिएजेंट है। इसका वॉल्यूम 30 था, इसका वॉल्यूम 30 है, इसके स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 3 है, इससे डिवाइड कर दो, इसके लिए 10 आ जाएगा, इसके लिए इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, इसका डिवाइड करोगे तो ये 30 ही रह जाएगा। तो ये लिमिटिंग होगा, जिसके लिए कम आ जाएगा मोल में स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो, जिसके लिए कम आया वो लिमिटिंग रिएजेंट। वॉल्यूम दिया है तो वॉल्यूम में भी स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो, जिसके लिए कम आया वो लिमिटिंग रिएजेंट। यानी यहां पर आ गया हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट। या फिर यूनिटरी मेथड यूज करके पता कर लो कि कौन बच जाएगा, कितना बच जाएगा, ये भी निकल जाएगा। जैसे यहां पे हमने निकाला कि अगर ये 30 लीटर यूज होगा तो ये 10 लीटर ही यूज होगा, यानी ये बच जाएगा। कितना बच जाएगा? 20 लीटर बच जाएगा। अब जितना भी कैलकुलेशन, जितना भी अमोनिया बनेगा वो किसके हिसाब से बनेगा? इस लिमिटिंग रिएजेंट के हिसाब से बनेगा। तो इस क्वेश्चन में हम अमोनिया कितना बनेगा वो कैसे निकालेंगे? यहां दिख रहा है कि अगर ये 3 लीटर यूज हुआ तो अमोनिया 2 लीटर बनेगा। ये तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से ये जानकारी मिल रही है। तो अगर ये 30 लीटर यूज होगा तो बट अब ये 20 लीटर बनेगा। ये कितना बनेगा? 20 लीटर बनेगा। नॉर्मल कंडीशन है कि अगर हमने इसका 30 लिया, इसका 30 लिया, तो शुरू में 0 था, जब रिएक्शन होगा तो इसका पूरा 30 यूज हो जाएगा, और ये इसका कितना यूज हो जाएगा? 10 यूज हो जाएगा। इसका 10 यूज हो जाएगा, इसका 30 यूज हो जाएगा, और इसका 20 क्या हो जाएगा? बनेगा। और इसका 20 लीटर बच जाएगा। यानी रिएक्शन चैम्बर में बचे हुए की कंडीशन देखेंगे तो ये तो कुछ नहीं बचेगा, ये तो 0 बचेगा, 0 लीटर। ये 20 लीटर बच जाएगा, और ये 20 लीटर वहीं बन जाएगा, तो रिएक्शन मिक्सचर में अमोनिया 20 लीटर होगा। ये एक्सपेक्टेड कंडीशन थी। अब वो कह रहा है भैया एक्सपेक्टेड नहीं, एक्सपेक्टेड से 50% ही बना, yielded only 50% of expected product, what will be the composition of gaseous mixture under the aforesaid condition in the end? कह रहे हैं कि आप गैसियस मिक्सचर की कंडीशन बताइए, लेकिन कब बताइए? जब ये 50% ही बनेगा। ये 50% बना, इसका मतलब ये इसका 10 लीटर बनेगा। अगर 50% का केस लगाए तो जो एक्सपेक्टेड है उससे 50% ही हुआ, तो ये 10 लीटर बनेगा। ये 30 लीटर रिएक्ट कर गया था, अब इसका 15 लीटर ही रिएक्ट करेगा, तो 15 लीटर इसका बच जाएगा। 15 लीटर क्या हो जाएगा? बच जाएगा। और ये 10 रिएक्ट करा था तो 5 ही रिएक्ट करेगा, तो इसका कितना बच जाएगा? 25 लीटर बचेगा। यानी रिएक्शन के बाद ये जो रिएक्शन मिक्सचर होगा उसमें 25 लीटर जो गैसियस मिक्सचर बनेगा, उस गैसियस मिक्सचर में 25 लीटर N2 होगा, 15 लीटर H2 होगा, और 10 लीटर क्या बनेगा? अमोनिया बनेगा। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। 25, 15 और 10, ठीक है जी। 25 लीटर, फिर से देख लें, 25 लीटर N2, 15 लीटर H2, 25 लीटर N2, ये है बी वाला ऑप्शन लग रहा है, नहीं, 25 लीटर N2 और 15 लीटर H2 और 10 लीटर, हाँ 20 वाला, बी वाला ऑप्शन लग रहा है। आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 3.65 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड, 18 hydrogen chloride, what volume of hydrogen gas and chlorine gas are required at the NTP? खैर ये शायद मिसप्रिंट हो गया है। 3.65 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस हमको बनानी है। व्हाट वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड क्लोरीन गैस आर रिक्वायर्ड एट एनटीपी कंडीशन? तो हमको H2 और Cl2 आपस में रिएक्ट करेगा तो हमको मिलेगा 2HCl। H2 2 ग्राम है, Cl2 35.5 होता है, तो दोनों मिलके कितना हो जाएगा? 73 ग्राम। और ये 35.5 होगा तो 71 आ जाएगा, 71 ग्राम। और ये 36.5 एक का होता है, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 73 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? अब ये कह रहे हैं कि हमको ये बनाना है कितना? 36। अगर इसको हम 73 ग्राम बनाना होता तो ये 71 ग्राम लगता, ये 2 ग्राम लगता। ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से हमको जानकारी मिल रही है।
लेकिन यहाँ पूछ क्या रहे, एनटीपी कंडीशन पे वॉल्यूम कितना लगेगा। तो वॉल्यूम के फॉर्म, ये तो मास के फॉर्म में हमने लिख दिया इसको मोल के फॉर्म में लिख देते हैं कि अगर इसका 1 मोल रिएक्ट करेगा और इसका 1 मोल रिएक्ट करेगा, बैलेंस इक्वेशन तो यही कह रहा है, तो इसका 2 मोल बनेगा, 2 मोल मतलब 73 ग्राम। अब हमको ये ग्राम में दिया है, ये वॉल्यूम में दिया, तो इसको वॉल्यूम में बदल लेते हैं। इसका 1 मोल का मतलब इसका 22.4 लीटर, और इसका 1 मोल का मतलब इसका 22.4 लीटर, और इसका 2 मोल बनेगा यानी इसका 73 ग्राम। सिंपल। ये बैलेंस्ड इक्वेशन से हमें ये जानकारी मिल रही है कि इसका 1 मोल हम इसको लीटर में पूछा इसलिए लीटर में कर दिए। 1 मोल एनटीपी पर, एनटीपी और एसटीपी एक ही चीज है, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर या स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। 1 मोल का वॉल्यूम 22.4 लीटर, इसका भी 22.4 लीटर लगेगा, तो इसका 73 बनेगा। ये कह रहा है कितना लेना है, हमको बनाना है 3.65 ग्राम। तो अगर इसका हमको 3.65 ग्राम बनाना है तो हमको इसका कितना कितना लगेगा, ठीक है। तो ये क्या कर दिया है, दिस अपॉन 20, इसके अपॉन भी 20 कर दो, इसके अपॉन भी क्या कर दो, 20 कर दो। 22.4 अपॉन 20, इतना लीटर ये लगेगा, 22.4 लीटर अपॉन 20, ये कितना आ जाएगा, 1.12। दोनों के 1.12 लीटर लगेंगे। ये 20 क्यों किया, क्योंकि 73 में जब हमने 20 से डिवाइड किया होगा तभी ये आया होगा। ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग दिए हुए हैं इसमें, और ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछे हुए हैं, इसलिए मोस्ट कॉमन चांसेस हैं। देख रहे हैं आप, यही बार बार रिपीट हो रहे हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 100 ml solution of 0.1 N HCl है, and it was titrated with 0.2 N NaOH solution। टाइट्रेशन तो आपको समझ में आ रहा होगा कि भाई HCl ले लिया एक बीकर में, और एक ब्यूरेट में हमने क्या ले लिया, NaOH ले लिया। NaOH कितना लिया, 0.2 N, और HCl जो लिया वो लिया 100 ml, और इसकी नॉर्मेलिटी है 0.1। इसका वॉल्यूम नहीं दिया है, बोले थोड़ी देर मिलाया फिर उसके बाद रोक दिया इसको, अब कहा NaOH हटा दो। कितनी देर मिलाया, 30 ml तक मिलाया, 30 ml इसका वॉल्यूम दिया है, इसका 30 ml तक मिलाया, फिर कहा आप रोक दो। रोकने के बाद क्या हुआ कि द रिमेनिंग टाइट्रेशन वाज कंप्लीटेड बाय एडिंग। अब उसके बाद इसको हटा के इसकी जगह KOH ले आए, माने अभी HCl कुछ बच गया है। शुरू में इतना मिलाने के बाद कुछ HCl बच गया है, उस बचे हुए HCl को ट्राइट्रेट करने के लिए हमने 0.25 N KOH मिलाया। अब पूछ रहा है कितना KOH का वॉल्यूम लगेगा। तो जब भी दो सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करते हैं तो एक का ग्राम इक्विवेलेंट दूसरे के ग्राम इक्विवेलेंट के बराबर होगा। लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस यही कहता है कि दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ग्राम इक्विवेलेंट निकालते कैसे हैं, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम लीटर में है, अगर वॉल्यूम ml में होगा तो दोनों के मिली इक्विवेलेंट बराबर हो जाएंगे। तो दोनों का N1V1 इज इक्वल टू N2V2 कह दो, या इसका मिली इक्विवेलेंट इज इक्वल टू इसका मिली इक्विवेलेंट। अगर NaOH और HCl रिएक्ट कर रहा है तो NaOH का मिली इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl। जब भी दो सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करें तो उनके ग्राम इक्विवेलेंट या मिली इक्विवेलेंट आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो सिंपल, मिली इक्विवेलेंट निकाल लो। मिली इक्विवेलेंट निकालना कैसा है, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन ml। तो यहाँ पे हमने शुरू में HCl लिया था, शुरू में हमने HCl कितना लिया था, 100 ml इंटू 0.1 N। इसका निकाल लेंगे हम क्या, मिली इक्विवेलेंट। मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl यही निकाल लो, 10 आ जाएगा, 10 मिली इक्विवेलेंट। उसी तरीके से ये मिटा देता हूं मैं। मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH निकालना है, मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH ये हो जाएगा 30 इंटू 0.2, ये आ जाएगा 6 मिली इक्विवेलेंट। अब यहां पे आप देख सकते हो कि ये HCl 10 मिली इक्विवेलेंट था, NaOH जो मिलाया गया वो कितना मिली इक्विवेलेंट था, 6 मिली इक्विवेलेंट था। तो जो NaOH मिलाया गया वो 6 मिली इक्विवेलेंट HCl से रिएक्ट कर गया होगा, तो HCl कुछ बच गया होगा। कितना HCl बच गया होगा,
रिमेनिंग HCl कितना हो जाएगा? 10 माइनस 6 इज इक्वल टू 4 इक्विवेलेंट, मिली इक्विवेलेंट कर लो, 4 मिली इक्विवेलेंट। अब इसी 4 मिली इक्विवेलेंट को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमको KOH चाहिए। अब जो KOH आएगा उसका भी 4 मिली इक्विवेलेंट को न्यूट्रलाइज करने के लिए जो KOH आएगा उसका भी 4 इक्विवेलेंट चाहिए, यानी नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट ऑफ KOH ये भी कितना होना चाहिए? ये भी कितना होना चाहिए? 4 होना चाहिए। उसका नॉर्मल मिली इक्विवेलेंट होता क्या? नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम इन ml। तो उसका नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम, उसका नॉर्मलिटी कितना दिया? 0.25 इनटू उसका वॉल्यूम पूछ रहा है, वॉल्यूम इन ml इज इक्वल टू 4। यही तो मिली इक्विवेलेंट होता है, नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम। तो यहां से वॉल्यूम निकाल लेंगे, 4 अपॉन 0.25 इट विल कम, कितना आ जाएगा भाई? इसको कर दो 400 बटा 25, 16 आ जाएगा क्या? 16 ml, ये हो जाएगा आंसर। मेरे ख्याल से आपको समझ में आएगा। और भी तरीके हैं इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाइड करने के लिए हम N1V1 इज इक्वल टू N2V2 भी लगा सकते हैं। तो N1V1 इज इक्वल टू N2V2 लगा करके भी ये क्वेश्चन को हम क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। बट दिस इज द इजीएस्ट मेथड कि जब भी दो आपस में रिएक्ट करेंगे तो एक का जितना इक्विवेलेंट लगेगा मिली इक्विवेलेंट दूसरे के मिली इक्विवेलेंट के बराबर होगा। और मिली इक्विवेलेंट निकालते कैसे हैं? नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम को, ये कहां से फॉर्मूला? नॉर्मेलिटी के फार्मूले से निकाल लो। नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट जो होगा या नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर। नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन ml। ठीक है जी, चलो अगला प्रश्न करते हैं। 10 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, द अमाउंट ऑफ वाटर फॉर्म। जब भी देखो, जब भी दो रिएजेंट आपस में रिएक्ट करें और कोई प्रोडक्ट पूछा जाए तो दोनों के अमाउंट दिए हों तो कौन लिमिटिंग है कौन एक्सेस है वो हमको क्या करना पड़ेगा? पता करना पड़ेगा पहले। अगर लिमिटिंग एक्सेस नहीं पता है तो हम प्रोडक्ट कितना बनेगा वो नहीं निकाल सकते। लिमिटिंग एक्सेस अगर एक को एक्सेस में दे दिया, उसने कह दिया, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कैलकुलेशन लिमिटिंग के अकॉर्डिंग कर लो। या सिर्फ एक ही का अमाउंट दिया दूसरे का नहीं दिया, जैसे खाली ये कह देता इसमें कि 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन, व्हाट अमाउंट ऑफ वाटर विल बी फॉर्म, तब हम जिसका नहीं दिया उसको हम मान लेते हैं कि वो सफिशिएंट अमाउंट में हमको दिया गया है, एक्सेस अमाउंट में हमको दिया गया है। लेकिन अगर दोनों अमाउंट दिया है तो पहले हम निकालेंगे कौन लिमिटिंग है कौन एक्सेस है। कैसे निकालेंगे? लिमिटिंग निकालने के लिए दो मास अगर दिया है तो उसको मोल में बदल दो और मोल को स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो, जिसके लिए कम आएगा वो लिमिटिंग होगा। इसका मास हाइड्रोजन, हाइड्रोजन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन का दिया है 10, इसके मोलर मास से डिवाइड कर दो 2 से, तो ये आ जाएगा 5, इसका मोल कितना आ जाएगा? 5। हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जब रिएक्ट करेगा तो 2H2 प्लस O2 इज इक्वल टू 2H2O आएगा। ये बैलेंस्ड इक्वेशन है। अब इसके स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से इसको डिवाइड कर दो तो इट विल कम 2.5, और इसके लिए सेम चीज कर दो तो 64 अपॉन 32 और इसके स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो। भाई लिमिटिंग एक्सेस निकालने के कई सारे तरीके हैं। एक तरीका सिंपल ये है कि मास को मोलर मास से डिवाइड करो, नंबर ऑफ मोल निकल आएगा। नंबर ऑफ मोल में स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करो, जिसके लिए कम आएगा वो लिमिटिंग, जिसके लिए ज्यादा आएगा वो एक्सेस। इसका नंबर ऑफ मोल 5 आया, इसका नंबर ऑफ मोल कितना आ जाएगा? 2 में इसके स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करो तो 2 आ गया। इसके लिए वैल्यू आई 2.5, इसके लिए वैल्यू आई 2, यानी ये हो गया लिमिटिंग। सिंपल। बहुत सारे बच्चों को लिमिटिंग निकालने में दिक्कत आती है, इसलिए ये सिंपलेस्ट फार्मूला। अदरवाइज आप सिंपल यूनिटरी मेथड लगा करके निकाल सकते हो। दोनों के अमाउंट दिए हैं तो कौन बच जाएगा और कौन पूरी तरीके से रिएक्ट कर जाएगा। जो पूरी तरीके से रिएक्ट कर जाएगा वो लिमिटिंग और जो बच जाएगा वो एक्सेस। या फिर जो तरीका मैंने बताया ये आप यूज करो। अब हमको पता चल गया कि ऑक्सीजन इज लिमिटिंग, तो हम सारा कैलकुलेशन किससे करेंगे? ऑक्सीजन से करेंगे। तो जरा करते हैं इसमें ऑक्सीजन से कैलकुलेशन। क्वेश्चन में क्या दिया है कि 10 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, कितना पानी बनेगा मोल में बताना है। ठीक है जी, 2H2 प्लस O2 इज इक्वल टू 2H2O।
10 ग्राम हाइड्रोजन था और 64 ग्राम ऑक्सीजन दिया हुआ है। कितना ये बनेगा मोल निकालना है। बात समझ में आ रही है? हमने अभी अभी निकाल लिया कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, ऑक्सीजन है। अभी पीछे निकाला ना, लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा था, ऑक्सीजन था। इसका मोल निकाल लीजिए। ये ग्राम में दिया है तो ये हो जाएगा 10/2, ये आ जाएगा 5 मोल। ये 64/32, ये आ जाएगा 2 मोल। ठीक है, ये लिमिटिंग है तो इसी से प्रोडक्ट बनाएंगे। यहां दिख रहा है कि अगर इसका 1 मोल ऑक्सीजन का 1 मोल हाइड्रोजन के 2 मोल से रिएक्ट करता तो 2 मोल पानी बनता। अब हमको जो ऑक्सीजन दिया है वो कितना दिया है, 2 मोल। तो वो ऑक्सीजन के कितने मोल से रिएक्ट कर जाएगा, कितने से रिएक्ट कर जाएगा, 4 से। तो लिया हमने हाइड्रोजन, ये दिया है, ये लिया गया है, 5 लिया है और इसका लिया है 2। ये पूरा रिएक्ट कर जाएगा तो इसका 4 यूज हो जाएगा और बचेगा कितना, बचेगा हाइड्रोजन कितना, 1 मोल। 1 मोल विल बी लेफ्ट, 1 मोल इज इन एक्सेस। और कितना पानी बनेगा तो वो भी हम किससे कैलकुलेट करेंगे, इसी से कैलकुलेट करें, ऑक्सीजन से, कि 1 मोल ऑक्सीजन रिएक्ट किया 2 मोल पानी बनेगा, तो 2 मोल ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा तो 4 मोल पानी बनेगा। फाइनली योर आंसर विल बी 4 मोल। पानी कितना बनेगा, 4 मोल, ये होगा आंसर। अगला क्वेश्चन लेते हैं। इन द रिएक्शन, ये एक रिएक्शन दिया हुआ है, 4NH3 plus 5O2 is equal to 4NO plus 6H2. Okay. When 1 mole of ammonia and 1 mole of O2 are made to react to completion, अमोनिया का हमने 1 मोल ले लिया और ऑक्सीजन का भी हमने 1 मोल ले लिया, दोनों के 1-1 मोल ले लिए। तो फिर वही कॉन्सेप्ट आपके पास आएगा, इसमें एक लिमिटिंग होगा, एक एक्सेस होगा। कौन लिमिटिंग कौन एक्सेस होगा, हमने सिंपल कहा, मोल को स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करो, जिसके लिए कम आएगा वो लिमिटिंग होगा। 1/5 ऑक्सीजन के लिए कम आएगा, इसके लिए 1/4 आएगा, तो ऑक्सीजन इज लिमिटिंग, यहां निकाल लिया, ऑक्सीजन इज लिमिटिंग। तो कौन बच जाएगा, अमोनिया कुछ बच जाएगा, 1 मोल से अमोनिया कुछ बच जाएगा। अब कह रहा है क्वेश्चन में कि अगर ये दोनों कंप्लीटली रिएक्ट करेंगे तो ऑक्सीजन पूरा यूज हो जाएगा। ठीक है, और अगर 1 मोल ऑक्सीजन, यहां बैलेंस इक्वेशन क्या कह रहा है कि 5 मोल अगर ऑक्सीजन पूरा यूज हुआ, 5 मोल ऑक्सीजन अगर यूज हुआ, अमोनिया कितना हमको चाहिए, 4 मोल अमोनिया से रिएक्ट करेगा। 5 मोल ऑक्सीजन 4 मोल अमोनिया से क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। तो 5 मोल ऑक्सीजन 4 मोल अमोनिया से क्या करना है, रिएक्ट करना है। ठीक है जी। तो 1 मोल अगर ऑक्सीजन हमको दे दिया तो कितने से रिएक्ट करेगा, 4/5 मोल अमोनिया से रिएक्ट करेगा। सिंपल इक्वेशन तो यही दिखा रहा है। ऑप्शन में क्या दिया है कि अगर ये कंप्लीटली रिएक्ट कर जाएंगे तो ये कह रहे हैं कि 1 मोल वाटर बनेगा, 1 मोल NO बनेगा, all oxygen will be consumed and all ammonia will be consumed। तो यहां तो क्लियर हो गया कि all ammonia will not be consumed, बच जाएगा। पूछ नहीं रहा है, ऑप्शन भी देख करके हम सॉल्व करेंगे ना कि क्या पूछ रहा है। तो ये तो नहीं होगा, ये सही है, तो सही तो आपको मिल गया। ये दोनों भी आप चेक कर सकते हैं। ये कह रहा है कि अगर ये 1 मोल रिएक्ट करेगा तो पानी 1 मोल बनेगा और NO भी 1 मोल बनेगा। दोनों देखते हैं कि जब ये 5 रिएक्ट करेगा, बैलेंस केमिकल इक्वेशन ये कह रहा है कि ये 5 रिएक्ट करेगा तो ये 4 बनेगा, तो ये 1 रिएक्ट करेगा तो ये तो भाई 1 नहीं बनेगा। अगर ये 4 रहता, ये 4 रहता, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट सेम रहता तो सेम अमाउंट रिएक्ट करता और सेम अमाउंट बनता। तो इन दोनों के स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट अलग है, तो सिंपल आपको दिख रहा है कि इसका 1 मोल, इसका 1 मोल और इसका 1 मोल नहीं बनाएगा। ठीक है, ये 1 मोल से कुछ कम बनाएगा, ये 1 मोल से कुछ ज्यादा बनाएगा। ये दोनों ऑप्शन भी क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। चलिए, यानी ये सिंपल लिमिटिंग रिएजेंट पूछना चाह रहा था। एक और क्वेश्चन देखते हैं। 50 ml ऑफ 10NH2SO4, अच्छा 25 ml ऑफ
12NaCl और 40 ml of 5NHNO3 were mixed together. 3 एसिड्स हैं और तीनों को मिक्स कर दिया गया है. And then volume of the mixture was made 1000. अच्छा, मिलाने के बाद तुरंत मोलैरिटी या नॉर्मेलिटी नहीं पूछ रहा है, मिलाने के बाद फिर उसमें पानी भी मिला दिया है. अब कह रहा है आप इसकी नॉर्मेलिटी बताओ. बात समझ में आ रही है? तो पानी मिलाने से देखो एक तो चीज है कि उसका नंबर ऑफ जो ग्राम इक्विवेलेंट है वो चेंज नहीं होगा. नॉर्मेलिटी निकालना है, तीनों को मिलाया, तीनों के बाद टोटल नॉर्मेलिटी अगर आपको निकालनी है तो नॉर्मल तरीका तो ये था कि सबके अगर फाइनल नॉर्मेलिटी निकालनी थी तो N1V1 प्लस N2V2 प्लस N3V3 अपॉन V1 प्लस V2 प्लस V3 कर देते. लेकिन यहां पानी ये नहीं रखेंगे क्योंकि V1 प्लस V2 प्लस V3 के बाद फिर पानी बढ़ा करके 1000 कर दिया गया है तो फाइनल वॉल्यूम 1000 हो जाएगा. तो यहाँ V1 प्लस V2 प्लस V3 नहीं लिखेंगे बल्कि यहाँ क्या लिखेंगे 1000. तो सिंपल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे क्योंकि क्वेश्चन क्या है, टोटल नॉर्मेलिटी हमको निकालनी है. तो पहले का वॉल्यूम है 50 और उसकी नॉर्मेलिटी है 10. ओके, दूसरे का वॉल्यूम है 25 ml में है, ये ध्यान रखिएगा, वॉल्यूम ml और लीटर, और उसकी नॉर्मेलिटी है 12. और तीसरे का है 40 × 5. और यहाँ ट्रिकी ये कर दिया है कि वॉल्यूम तीनों को जोड़ के नहीं लिखेंगे बल्कि वॉल्यूम फाइनली फिर पानी भी मिलाया तो जो फाइनल पानी मिलाने के बाद वॉल्यूम आएगा वो वॉल्यूम लिखेंगे. ठीक है, टोटल नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम. तो पानी मिलाने के बाद ग्राम इक्विवेलेंट तो वही का वही रहेगा. तो ये आ जाएगा 500 प्लस ये हो जाएगा 300 प्लस ये कितना हो जाएगा 200 डिवाइडेड बाई 1000. तो यहाँ पे आ जाएगा 1000 अपॉन 1000 इज इक्वल टू 1n. तो ये पहला वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, 1n आएगा. नेक्स्ट देखते हैं. इफ एवोगैड्रो नंबर, ये स्मॉल ये n सब्सक्रिप्ट में है, एवोगैड्रो नंबर इज चेंज्ड फ्रॉम, ये नीट का क्वेश्चन है, इतने से इतना एवोगैड्रो नंबर होता है, इसको बदल करके अगर मैं उसको कम कर दूं, 1 मोल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या कर दूं, कम कर दूं. ठीक है, तो किस पर फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ेगा, ये बहुत ओपन क्वेश्चन है, मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन बदल जाएगा. पहले 1 मोल ऑफ कार्बन में नंबर ऑफ पार्टिकल कितने थे, 10 पावर 23, 6.022 into 10 पावर 23. अब वो पार्टिकल का नंबर घट गया. ठीक है, तो अब नंबर ऑफ कार्बन क्या हो जाएंगे 1 मोल में अगर मैं कम कर दूं, जैसे मैं कहूं 1 दर्जन जो है वो 12 की जगह अब हम 10 कहेंगे. ठीक है जी, मैंने 1-1 किलो की 10 बॉल, मैंने 1-1 किलो की बॉल ली है और मैं कह दूं कि दर्जन में जो है वो अब 12 रहेंगे. तो 1 किलो बॉल है 1-1 किलो की, तो अगर दर्जन सिर्फ 10 का होगा तो टोटल मास उसका कितना आ जाएगा, 1 मोल का मास या 1 दर्जन का मास कितना हो जाएगा, 10 किलो हो जाएगा. और नॉर्मली अगर आप स्टैंडर्ड 12 मान रहे हैं जो पहले से था तो 12 किलो आता. तो सिंपल ये क्या बदल जाएगा, मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन. ठीक है, और ये सब नहीं बदलेगा. द रेशियो ऑफ द केमिकल स्पीसीज टू ईच अदर इन अ बैलेंस्ड इक्वेशन, तो ये इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. रेशियो ऑफ एलिमेंट टू ईच अदर इन अ कंपाउंड, वो भी फर्क नहीं पड़ेगा. द डेफिनेशन ऑफ मास इन यूनिट ऑफ ग्राम्स, ये भी नहीं पड़ेगा. तो ये चौथा वाला ऑप्शन बदल जाएगा क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल अगर आप इस तरीके से चेंज कर देंगे तो उसका क्या बदल जाएगा, टोटल 1 मोल का मास बदल जाएगा. कैलकुलेट द मोलैरिटीज एंड नॉर्मेलिटीज ऑफ फॉलोइंग सॉल्यूशन, ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है. ऐसा एक क्वेश्चन हम लोग ऊपर किए भी थे कि 2 सॉल्यूशन को जब हम मिक्स करेंगे तो मिक्स करने के बाद जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन है उसकी मोलैरिटी या उसकी नॉर्मेलिटी हम कैसे निकालेंगे. तो पहले मैं आपको फार्मूला बता देता हूं, फिर इसमें से एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. अगर 2 एसिड है, यहीं पे कर लेते हैं, यहीं पहले समझ लीजिए कि 2 एसिड आपको दिया जाए या 3 एसिड्स दिए जाएं या बेस, दोनों मतलब या तो एसिड हो या तो बेस हो, वो आपस में रिएक्ट ना, या तो सारे के सारे एसिड हो या तो सारे के सारे क्या हो, बेस हो. तब जब हमको नॉर्मेलिटी निकालनी होती है तो सिंपल क्या करना है,
N1V1 प्लस N2V2 प्लस N3V3 अपॉन V1 प्लस V2 प्लस V3। सबके ग्राम इक्विवेलेंट जोड़ दो और सब टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर दो तो वो नॉर्मेलिटी निकल के आ जाएगी। मोलैरिटी निकालनी है तो M1 सबके मोल निकाल लो और V1 प्लस V2 प्लस V3। समझ में आ रहा है? अब अगर एक एसिड और एक बेस का मिक्सचर है तब क्या करना है, तब अलग हो जाएगा। जैसे इसमें पहला वाला क्वेश्चन है, ये एसिड है, ये एसिड है, दूसरे में भी ये एसिड है, ये एसिड है, लेकिन तीसरे में देखो ये बेस है, सॉरी ये एसिड है और ये बेस है, चौथे में भी देखो ये एसिड है, ये क्या है, बेस है। तो एसिड और बेस अगर दिया रहेगा तो पहले हम बता देते हैं नॉर्मेलिटी कैसे निकालेंगे, और नॉर्मेलिटी निकाल लेंगे तो उसी से n फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मोलैरिटी निकल जाएगी। तो अगर एक एसिड और एक बेस है तो वो आपस में रिएक्ट करेंगे। तो पहले हम उसका नॉर्मेलिटी निकालने का तरीका बता देते हैं कि नॉर्मेलिटी में क्या होगा कि दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट निकाल देंगे। मान लीजिए एक एसिड है एक बेस है, पहले का ग्राम इक्विवेलेंट N1V1, दूसरे का N2V2 है, इसमें जो ज्यादा होगा उसको उसमें से कम वाले को घटा देंगे, यानी डिफरेंस ले लेंगे और इसमें V1 प्लस V2 जोड़ देंगे। ठीक है, दो एसिड एक बेस है तो एसिड को जोड़ देंगे, बेस को घटा, जो ज्यादा होगा सारे एसिड एक तरफ सारे बेस एक तरफ, जो ज्यादा होगा उसमें से घटा देंगे तो जो बचेगा वो जो ज्यादा होगा वो वाला बच जाएगा, और डिवाइडेड बाई सबके वॉल्यूम को जोड़ देंगे तो इससे हमको इसकी नॉर्मेलिटी निकल जाएगी। और जब मोलैरिटी निकालना हो तो मोलैरिटी में n इंटू मोलैरिटी इज इक्वल टू होता है नॉर्मेलिटी। तो अगर मोलैरिटी निकालना हो तो नॉर्मेलिटी बाई n कर देंगे, जहां n क्या है, n फैक्टर है। ये सिंपल तरीका है। मोलैरिटी वाला कॉन्सेप्ट और है भाई, इसमें लग रहा है कि आप पहले नॉर्मेलिटी में बदल लेंगे और नॉर्मेलिटी से फिर मोलैरिटी निकालेंगे। या दूसरा तरीका है मोलैरिटी में कि दोनों के नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो। अगर वॉल्यूम मोलैरिटी में दिया है, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, दोनों के नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो, फिर एक का मोल दूसरे के कितने मोल से रिएक्ट करेगा ये कर लो, कौन बचेगा उसको निकाल लो, कितना बचेगा वो निकाल लो, डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ वॉल्यूम। या इसका एक और फार्मूला मैं यहां पे लिख देता हूं, फिर वहां n फैक्टर काउंट करना पड़ेगा, मोलैरिटी ऑफ टोटल मोलैरिटी, क्योंकि ये थ्योरी का पार्ट है, हम क्वेश्चन कर रहे हैं। ये हम ऐसे भी लिख सकते हैं N1 M1 V1 N2 M2 V2, यहां नए पेज पे मैं लिख देता हूं कि मोलैरिटी इज इक्वल टू N1 M1 V1 टू डिफरेंस N2 M2 V2। अब इसमें जिसका ज्यादा होगा घटा देंगे, V1 प्लस V2, ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जब भी दो सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करेंगे तो कौन बचेगा वो उसके n फैक्टर, अगर मोल के फॉर्म में लिखेंगे तो उसके n फैक्टर या बैलेंस केमिकल इक्वेशन में स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट पे वो क्या करेगा, डिपेंड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे n क्या है, ये n फैक्टर है, ये ध्यान रखिएगा, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं है। दूसरा, अब इसमें से एक दो क्वेश्चन को हम करते हैं। क्वेश्चन करेंगे, पहला क्वेश्चन को करते हैं, 100 ml ऑफ 0.2 m H2SO4 और 50 ml ऑफ 0.1 m HCl। ठीक है, यही मैं डिलीट कर देता हूं। यहीं पे सॉल्व कर देते हैं। हंड्रेड ml ऑफ 0.2 m HCl और 50 ml ऑफ 0.1 m HCl। 100 ml ऑफ 0.2 m HCl और प्लस 50 ml ऑफ 0.1 m, फिर से देख लेते हैं, 100 ml ऑफ 0.2 m H2SO4 और 50 ml ऑफ 0.1 m HCl। ये HCl है और ये क्या है, H2SO4। तो यहां पे देखिए दोनों एसिड है और इसकी हमको क्या निकालनी है, फाइनल मोलैरिटी निकालनी है। तो फाइनल मोलैरिटी अगर आप निकालेंगे तो सिंपल दोनों के नंबर ऑफ मिलीमोल्स निकाल लीजिए, M1V1 प्लस M2V2 अपॉन
V1 प्लस V2। इसका M1 V1 कितना आ जाएगा 0.2 इंटू 100, 0.2 इंटू 100 यानी 20 प्लस 50 इंटू 0.1 डिवाइडेड बाई दोनों के वॉल्यूम जोड़ लो 100 प्लस 50, इट विल कम 20 प्लस ये हो जाएगा 5 अपॉन 150, ये हो जाएगा 25 अपॉन 150, डिवाइड कर देंगे तो इट विल कम 1/6 m, ये मोलैरिटी हो जाएगी। नॉर्मेलिटी निकालना है तो इसकी मोलैरिटी को आप किसमें बदलोगे नॉर्मेलिटी में। इसमें मोलैरिटी को नॉर्मेलिटी में कैसे बदलेंगे, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू n इंटू मोलैरिटी होता है, यानी इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि 100 ml मोलैरिटी को नॉर्मेलिटी में बदलो तो n फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 0.4 n H2SO4, दो इसका n फैक्टर हो जाएगा H2SO4 का। नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H पॉजिटिव आयन इज कॉल्ड बेसिसिटी ऑफ एसिड, और उसी को हम क्या कहते हैं n फैक्टर, और वहां से यहां इसका n फैक्टर कितना हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 50 ml 0.1 NHCl। ठीक है जी। अब इन दोनों को सॉल्व करोगे तो अब नॉर्मेलिटी, फाइनल नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू N1V1 यानी 0.4 इंटू V1 100 प्लस 0.1 इंटू 50 डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम 150, ये हो जाएगा 40 प्लस 5 अपॉन 150, ये फाइनल आपको नॉर्मेलिटी मिल जाएगी। ये तो तब हुआ जब एक एसिड और एक दोनों एसिड दिया हो। एक और ले लेते हैं जिसमें दोनों क्या दिया हो बेस दिया हो, जैसे ये क्वेश्चन ले लेते हैं, यहां पे दोनों क्या दिया है बेस दिया है, तीसरा वाला 100 ml 0.1 m H2SO4 और 50 ml 0.1 m NaOH। 100 ml 0.1 m H2SO4 और 50 ml 0.1 m NaOH। ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के हैं और बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में ये पूछे गए हैं, कॉपी पेस्ट हो जाते हैं कभी कभी, या नहीं भी है तो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब ये इसके साथ रिएक्ट करेगा, मोलैरिटी दी है, तो एक तरीका तो ये हुआ कि आप इसका नंबर ऑफ मिलीमोल निकाल लीजिए। नंबर ऑफ मिलीमोल इसका कितना आ जाएगा 100 इंटू 0.1 10 मिलीमोल, और इसका कितना आ जाएगा 5 मिलीमोल। अब यहां दिख रहा है कि इसका 1 मिलीमोल इसके 2 मिलीमोल से रिएक्ट करेगा, तो इसका 5 इसके 10 से रिएक्ट कर जाएगा, कुछ बचेगा ही नहीं। ठीक है, यहां पर क्या होगा कुछ बचेगा नहीं। क्यों, यहां पे आप बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखेंगे अगर आप, तो H2SO, फिर से देख लेते हैं, H2SO4 प्लस 2 NaOH, सॉरी गड़बड़ हो गया, Na2SO4 प्लस वाटर, ये रिएक्शन होगा। यहां सिंपल इसका 1 मोल, उल्टा देखना था, 1 मोल इसके 2 मोल से रिएक्ट करेगा। इस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में अगर आप स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से इसके मिलीमोल में डिवाइड करें तो इसका 2.5 आ जाएगा, इसका 5 आ जाएगा, ये हो जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट। NaOH क्या हो जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट, यानी इसका 2 मोल जब रिएक्ट करेगा तो इसका 1 मोल रिएक्ट करेगा। क्वेश्चन में दिया है इसका 5 मिलीमोल, तो जब इसका 5 मिलीमोल है तो इसका उसका आधा हो जाएगा, तो इसका 2.5 मिलीमोल रिएक्ट करेगा। लिया हमने कितना है, हमने लिया है 10, तो बचेगा कितना लेफ्ट मिलीमोल्स, किसका बचेगा H2SO4 का बचेगा। बचेगा कितना 7.5, कहां से आया 7.5, 10 माइनस 2.5, लिया था शुरू में 10 मिलीमोल और 2.5 इससे इसके 5 ml से रिएक्ट कर गया, तो बचा जो सॉल्यूशन होगा वो सॉल्यूशन होगा H2SO4 का, और उसका मिलीमोल आएगा 7.5। अब इसकी हम मोलैरिटी निकालेंगे, तो जो बचा 7.5 डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम 10 प्लस 100 प्लस 50 150, ये मोलैरिटी आ जाएगी। ठीक है जी, ये क्या आ जाएगी मोलैरिटी आ जाएगी। या दूसरा, अगर हमको नॉर्मेलिटी निकालना है
तो नॉर्मेलिटी में हमको क्या करना पड़ेगा, यहीं पे सिंपल नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू होता है n इंटू मोलैरिटी। यहाँ आपको पता है कि अब एक ही चीज बची है H2SO4, NaOH तो पूरा रिएक्ट कर गया, तो इसके n फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो। इसका n फैक्टर कितना है 2, 7.5 डिवाइडेड बाई 150। बात समझ में आई? तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। दूसरा एक फार्मूला भी मैंने बताया था N1M1V1। अगर आप नॉर्मेलिटी सीधे निकालना चाहते हो, मोलैरिटी नहीं सॉल्व करना चाहते हो, तो N1M1V1 से हमने एक चीज आपको सॉल्व करने के लिए दिया था, आंसर सेम आ जाएगा। हम लोग करके देख लेते हैं। ये थोड़ा इधर करते हैं, यहां जाओ। नॉर्मेलिटी विल बी इक्वल टू N1M1V1 और फिर N2M2V2 अपॉन V1 प्लस V2। अब ये मान लो H2SO4 के लिए, तो इसका n फैक्टर कितना है 2। देखो ये स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं है, ये n फैक्टर है, इंटू 100 इंटू 0.1, और ये हो जाएगा इसके लिए 1 इंटू 0.1 इंटू 50 और डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2 150 आ जाएगा। ये सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 10, 10 ये हो जाएगा 20, और ये आ जाएगा 5 अपॉन 150। सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 15 अपॉन 150। ठीक है जी। यहां पर भी अगर आप सॉल्व किए होते तो ये भी 15 अपॉन 150 ये नीचे रह गया। ये जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आया 15 अपॉन 150। तो दोनों आंसर क्या आएंगे, सेम आएंगे। बात समझ में आ रही है? तो आपको बेसिक्स भी पता होना चाहिए। हम अब थ्योरी देखो डिस्कस नहीं कर रहे हैं, थ्योरी तो टाइम निकल गया, लेकिन फिर भी अगर आपको दिक्कत होती है तो कमेंट में लिखो, तो हम आपको थ्योरी इसमें लिंक शेयर करेंगे। फिलहाल हम न्यूमेरिकल कर रहे हैं, तो थ्योरी हम बीच बीच में आपको थोड़ा थोड़ा क्लियर करते चले जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विद एक्वस HCl अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रिएक्शन। ये भी एनसीईआरटी का ही प्रश्न है। What mass of calcium carbonate is required to react completely with 25 ml, ये 0.75 है, MHCl। यानी इस क्वेश्चन में कैल्शियम कार्बोनेट HCl से रिएक्ट कर रहा है। कैल्शियम कार्बोनेट का क्या दिया हुआ है, मास पूछ रहा है, और HCl का वॉल्यूम और मोलैरिटी दिया है। तो सिंपल यहां दिख रहा है कि HCl का वॉल्यूम और मोलैरिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ HCl आपको मिल जाएगा। ये हो जाएगा 25 इंटू 0.75। 25 इंटू 0.75 करेंगे तो कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके बताओ भी। देखो 25 5 125, 5 12 और 25 7 175 प्लस 12 187, ये आएगा 18.75। यानी इतना मिलीमोल, इतना क्या हो गया मिलीमोल हमको मिला, किसका, HCl का दिया हुआ है। ये मोलैरिटी और वॉल्यूम से हम उसका क्या निकाल लेंगे, मिलीमोल। अब पूछ रहा है कैल्शियम कार्बोनेट का कितना ग्राम लगेगा, तो सिंपल इसका मिलीमोल यहां सिंपल क्वेश्चन में दिख रहा है कि इसका 2 अगर रिएक्ट करेगा तो कैल्शियम कार्बोनेट का क्या लगेगा, 1 लगेगा। यानी 2 मोल HCl इज इक्वल टू 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट। या इसको मिलीमोल में कर दो, 2 मिलीमोल अगर मैं लेता हूं, 2 मिलीमोल अगर HCl के लेता हूं तो 1 मिलीमोल मुझे क्या मिलेगा, कैल्शियम कार्बोनेट का लेना पड़ेगा। मिलीमोल में इसको लिख दो, 2 मिलीमोल HCl इज इक्वल टू 1 मिलीमोल कैल्शियम कार्बोनेट। तो सिंपल कैल्शियम कार्बोनेट किसका, HCl का मिलीमोल हमने निकाल लिया 18.75 है। तो कितना कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट करेगा, अगर 18.75 मिलीमोल मेरा HCl है तो ये हो जाएगा 1/2, उसका आधा रखेगा, मल्टीप्लाई कर देंगे तो इट विल कम 9.34 समथिंग, जो भी आ रहा है इतना मिलीमोल आ जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, इसको मोल में बदलेंगे तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी
9.34 इंटू 10⁻³ क्या हो जाएगा? मोल। अब मुझे इसमें ग्राम निकालना है, तो इसके मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर दूंगा। कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर मास होता है 100 ग्राम पर मोल। कैल्शियम होता है 40, कार्बन 12, ऑक्सीजन 16, 3 जा 48, इट विल कम 100। तो यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 इंटू 9.34 इंटू 10⁻³ इतना ग्राम आ जाएगा। ये आ जाएगा 0.934 ग्राम। दैट विल बी योर फाइनल आंसर। तो इस तरीके से आप मोल कॉन्सेप्ट को यूज करके बहुत सारे क्वेश्चन, आगे आप बहुत सारे न्यूमेरिकल करेंगे तो बिना इसके आप कर नहीं सकते। 2-3 क्वेश्चन और हैं, फटाफट देख लेते हैं। एक ये क्वेश्चन आप अपने से कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन हम स्किप कर देते हैं, ये भी बहुत आसान है, इसमें कोई बहुत दिक्कत नहीं है। ये भी सेम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन पे है कि कितना कितना रिएक्ट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये एक बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। एक कंसंट्रेशन यूनिट को दूसरे कंसंट्रेशन यूनिट में कैसे बदलेंगे? इस टाइप का एक भी क्वेश्चन नहीं किया है, तो इस तरीके का एक क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए वापस आते हैं, ये वाले क्वेश्चन एक कर लेते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कंसंट्रेशन, एक कंसंट्रेशन यूनिट को दूसरे यूनिट में कैसे बदलते हैं? कंसंट्रेटेड एक्वस सल्फ्यूरिक एसिड इज 98% H2SO4 बाय मास। यानी सल्फ्यूरिक एसिड का हमको कंसंट्रेशन दिया हुआ है W/W%। कितना दिया हुआ है? 98%। इसका क्या मतलब हुआ? इसमें सॉल्यूट जो होगा वो 98 ग्राम होगा और जो पूरा सॉल्यूशन होगा वो 100 ग्राम होगा। यही मतलब हुआ। क्या डेफिनेशन होती है मास परसेंटेज की? कि द मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सॉल्यूट अगर ये 98% क्वेश्चन में दिया हुआ है W/W%, इसका मतलब मास ऑफ सॉल्यूट 98 ग्राम रहा होगा और सॉल्यूशन का टोटल मास 100 ग्राम रहा होगा। तो दो चीज हमको मिल गई, सॉल्यूट का मास और सॉल्यूशन का मास। इसकी डेंसिटी दी हुई है। कह रहे हैं व्हाट वॉल्यूम ऑफ द कंसंट्रेटेड एसिड इज रिक्वायर्ड टू मेक 5 लीटर इतने एम सॉल्यूशन। ठीक है, तो हम पहले इसकी मोलैरिटी निकाल लेते हैं, 98% की मोलैरिटी निकाल लेते हैं और फिर डाइल्यूशन इक्वेशन यूज करके पता कर लेंगे कि कितना वॉल्यूम में पानी मिला करके हम ये 5 लीटर 0.5 एम H2SO4 मिलाएंगे। दूसरी वाली जो लाइन है वो डाइल्यूशन की है, तो वहां पे डाइल्यूशन इक्वेशन यूज कर लेंगे, M1V1 इज इक्वल टू M2V2। लेकिन उसके पहले हमको इसका पहले का जो मोलैरिटी है वो पता होना चाहिए। मास परसेंटेज है, अगर मैं मास परसेंटेज को मोलैरिटी में बदल दूं और फिर M1V1 इज इक्वल टू M2V2 कर करके कितना वॉल्यूम लगेगा वो मैं कैलकुलेट कर सकता हूं। तो पहले मोलैरिटी निकाल लेते हैं। मोलैरिटी निकालने के लिए हमको क्या चाहिए? नंबर ऑफ मोल्स। मास तो दिया है 98, मोलर मास कितना है? 98, ये आ गया नंबर ऑफ मोल्स, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर। वॉल्यूम, मास दिया है, सॉल्यूशन का मास दिया है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकाल सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? डेंसिटी दी हुई है क्वेश्चन में, तो डेंसिटी से वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। हमको हमने पढ़ा है डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम विल बी इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। यही होगा ना, वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी, यानी 100 अपॉन 1.84, तो ये लिख दो 100 अपॉन 1.84, ये इसकी मोलैरिटी आ जाएगी। ठीक है, ये कुछ ऐसा आ जाएगा, ये पूरा टर्म 1 हो जाएगा, 1.84 ऊपर चला जाएगा तो ये आ जाएगा 1.84, सॉरी इंटू मल्टीप्लाइड बाई 1000 भी आएगा, ये सब ml में है, तो 1.84 इंटू 1000 इंटू 10 आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा 18.4, ये मोलैरिटी आ जाएगी। अब हमको इसमें पानी मिला करके इतना मोलैरिटी, इसका कितना वॉल्यूम लगेगा? तो हम फार्मूला लगाएंगे M1V1 इज इक्वल टू M2V2। पानी मिलाने से पहले मोलैरिटी वॉल्यूम, पानी मिलाने से पहले मोलैरिटी मान लो इसका 18.4 अभी हमने कैलकुलेट किया, इसका कितना वॉल्यूम लगेगा वो हमको निकालना है। और पानी मिलाने के बाद मोलैरिटी हो जा रही है कितना? 0.5, और वॉल्यूम कितना हो जा रहा है? 5 लीटर दिया हुआ है। ठीक है, ये वॉल्यूम भी लीटर में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा V इज इक्वल टू 2.5 अपॉन 18.4, ये फाइनल आपको लीटर में वॉल्यूम आएगा। सॉल्व कर लेंगे, ये फाइनल आपको क्या आ जाएगा? वॉल्यूम निकल के आएगा। इसमें जो मेन पार्ट था वो ये था कि हमने मास परसेंटेज को मोलैरिटी में बदला।
एक यूनिट को दूसरे यूनिट में बदलने का तरीका हमको मालूम होना चाहिए। जैसे एक प्रश्न ये भी है, ये भी एनसीईआरटी का प्रश्न है। सैंपल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर वाज फाउंड टू बी सीवियरली कंटेमिनेटेड विथ क्लोरोफॉर्म एंड सपोज टू बी कार्सिनोजेनिक। एक सैंपल है पानी का, उसमें बहुत सारा क्लोरोफॉर्म है और क्लोरोफॉर्म कार्सिनोजेनिक है। द लेवल ऑफ कंटेमिनेशन वाज 15 ppm। आपको पता है कि जो पॉल्यूटेंट होते हैं उनकी जो कंसंट्रेशन है वो पीपीएम में बताई जाती है, तो इसका पीपीएम बताया 15 ppm है बाई मास। अब कह रहा है इसको परसेंट बाई मास में बताओ, और दूसरा कह रहा है डिटरमाइन द मोलैरिटी ऑफ क्लोरोफॉर्म इन द, मतलब हमको पीपीएम दिया है, हमको मास परसेंटेज निकालना है और हमको मोलैरिटी निकालना है। पीपीएम हमको दिया है 15 ppm। इससे हम दो जानकारी निकाल सकते हैं, एक सॉल्यूट की और दूसरा सॉल्यूशन की। ये बाई मास दिया हुआ है, ये क्या है W बाई W बाई मास, यानी इसका मतलब कि ये 15 ग्राम होगा, ये 10⁻⁶ ग्राम होगा। कहां से पता चला हमको? डेफिनेशन से कि 1 मिलियन में पार्ट्स पर मिलियन अगर मैं पीपीएम को डिफाइन करूं मास के फॉर्म में, तो द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 10⁻⁶ ग्राम ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड पीपीएम। तो हमको दो चीजें मिल गई, सॉल्यूशन का मास, सॉल्यूट का मास। अब हमसे पूछेगा, हम फटाफट निकाल लेंगे। जो भी पहला पूछ रहा है परसेंटेज बाई मास निकालिए, दूसरा कह रहा है मोलैरिटी निकालिए। तो परसेंटेज बाई मास W बाई W, परसेंट अगर हमको निकालना है तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ये बहुत कम आएगा। दूसरा मोलैरिटी कह रहा है, मोलैरिटी के लिए आपको चाहिए नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 1000, अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में है तो। चूंकि सॉल्यूशन बहुत डाइल्यूट है तो हम मान लेंगे कि वाटर में जो क्लोरोफॉर्म मिला हुआ है उससे डेंसिटी बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रही है, यानी डेंसिटी जो है, अगर हम ये मान लें कि डेंसिटी उसकी 1 ग्राम पर ml ही है, सॉल्यूशन की भी उतनी ही है जितनी वाटर की है, तो जो मास है वही क्या हो जाएगा, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम भी हो जाएगा इसका 10⁻⁶ ग्राम ml कर लो, वॉल्यूम में कितना हो जाएगा 10⁻⁶ ml। और नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो, नंबर ऑफ मोल्स 15 इंटू क्लोरोफॉर्म का मोलर मास CHCl3, कार्बन 12, हाइड्रोजन 1 और 3 इंटू 35.5, एक Cl का होता है 35.5, तो ये हो जाएगा 13, अच्छा 15 5 ये 106, ये हो जाएगा 119.5 ग्राम पर मोल। तो ये हो जाएगा 15/119.5, ये नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम की जगह 10⁻⁶ लिख दो इंटू 1000, सॉल्व कर दो, जो आएगा वही क्या होगा, आंसर होगा। यानी सिंपल एक जो कंसंट्रेशन यूनिट दी है उस कंसंट्रेशन यूनिट से आप क्या कर सकते हो, दो चीजें निकाल सकते हो, एक निकाल सकते हो सॉल्यूट, दूसरा निकाल सकते हो सॉल्वेंट या सॉल्यूशन मोलैलिटी वगैरह के केस में। और फिर उससे आप कोई भी चीज पूछी जाए दूसरी, क्योंकि हर यूनिट में दो ही चीज होती है, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। ठीक है, ये क्वेश्चन तो रिपीट हो गया। तो ये था कन्वर्जन, एक यूनिट का दूसरे यूनिट में कन्वर्जन। एक और बच गया है, ये भी कर ही लेते हैं। द डाई नाइट्रोजन एंड डाई हाइड्रोजन रिएक्ट विथ ईच अदर टू प्रोड्यूस अमोनिया। कैलकुलेट द मास ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस्ड इफ 2 into 10⁻³ ग्राम ऑफ डाई नाइट्रोजन रिएक्ट विथ 1 into 10⁻³ ग्राम ऑफ डाई हाइड्रोजन। ये लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेस रिएजेंट का क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि अगर नाइट्रोजन 2 into 10⁻³ हो और हाइड्रोजन 1 into 10⁻³ हो तो दो चीज निकालिए, कौन बच जाएगा और दूसरा जो बच जाएगा वो कितना बच जाएगा। तो आप सब निकाल सकते हैं, नाइट्रोजन 2 into 10⁻³ है और हाइड्रोजन 1 into 10⁻³ है, यही कर लेते हैं इसको भी। N2 + 3H2 = 2NH3, ये इक्वेशन है। नाइट्रोजन दिया है 2 into 10⁻³ ग्राम और हाइड्रोजन दिया है 1 into 10⁻³ ग्राम। ठीक है जी, ये दिया हुआ है। और कह रहा है कि कौन बच जाएगा, बचेगा कि नहीं बचेगा, और जो बच जाएगा वो कितना बच जाएगा। ये दोनों के ग्राम दिए हैं, दोनों के मोलर मास से डिवाइड कर दो, यहाँ 28 से डिवाइड कर दो, यहाँ
2 से डिवाइड कर दो तो दोनों के नंबर ऑफ मोल आ जाएंगे, फिर इनके स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो तो ये दोनों के पता चल जाएगा कि कौन लिमिटिंग होगा कौन एक्सेस होगा। ठीक है ना? तो लिमिटिंग और एक्सेस हम यहाँ पर निकाल लेंगे। यहाँ पे सिंपल दिख रहा है कि ये 1 अपॉन कितना रह जाएगा, ये 1 अपॉन 14 इंटू 10⁻³ आएगा और ये 1 अपॉन 6, तो जाहिर सी बात है कि ये क्या हो गया, कम हो गया, तो ये हो गया लिमिटिंग। सिंपल निकालने का तरीका ये है कि नंबर ऑफ मोल्स को स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करो, लिमिटिंग पता चल जाएगा। अब सारा कैलकुलेशन हम किससे करेंगे, लिमिटिंग से करेंगे, एक्सेस वाला बच जाएगा। आप इसका दूसरा तरीका भी फॉलो कर सकते हो, यूनिटरी मेथड से कर सकते हो, वो भी देख लो यहीं पे। ये दिया था 2 इंटू 10⁻³ और ये दिया था 1 इंटू 10⁻³ ग्राम। इसको मोल में अगर आप बदल लेंगे तो ये 2 अपॉन 28 इंटू 10⁻³, ये 1 इंटू 10⁻³ अपॉन 2, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 14 इंटू 10⁻³ मोल, ये आ जाएगा 1 अपॉन 2 इंटू 10⁻³ मोल। दोनों के मोल पता चल गए। ये लिमिटिंग है, ये क्या है, लिमिटिंग है, तो ये तो पूरा रिएक्ट कर जाएगा, ये बच जाएगा। बैलेंस इक्वेशन से हम निकालते हैं कि अगर इसका 1 मोल रिएक्ट करेगा, N2 1 मोल रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन कितना लगेगा, 3 मोल। तो जाहिर सी बात है कि इसका 1 अपॉन 14 रिएक्ट करेगा तो इसका कितना हो जाएगा, 3 अपॉन 14। 3 अपॉन 14 इंटू 10⁻³ इतना ये क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। घटा लो 1 इंटू 10⁻³ में से 3 अपॉन 14 इंटू 10⁻³ घटा लो, तो जो बचेगा उतना ये जो एक्सेस रिएजेंट है वो बच जाएगा। तो लिमिटिंग एक्सेस पे हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं, सिंपल आप आसानी से, पहला काम है कि जब भी दो रिएक्ट करेंगे तो कौन लिमिटिंग है कौन एक्सेस है पता कर लीजिए, फिर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के अकॉर्डिंग पता कर लेंगे कि एक का कितना दूसरे के कितने मोल से रिएक्ट कर रहा है, और जो ये बच जाएगा उसका कितना अमाउंट बच जाएगा, इनिशियल में से दूसरे को घटा देंगे, या जो बनना है वो कितना बनेगा वो हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से निकाल सकते हैं। तो धन्यवाद, मेरे ख्याल से आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर कोई क्योरी है या आपको लगता है कि थ्योरी में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है तो आप क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं, या नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो हम थ्योरी को भी क्लैरिफाई करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।